आज का टॉपिक है बच्चों हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जॉर्ज साइमन ओम, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने 1827 में हमको बताया था। देखते हैं क्या कुछ बताया था उन्होंने हमको। देखो बच्चों, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक, उसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं, इसमें क्या बहना शुरू हो जाता है, करंट बहना शुरू हो जाता है, और करंट की जो हमको डायरेक्शन लेनी है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपोजिट लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मानो हमने अगर V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद इस कंडक्टर में करंट बहना शुरू हो गया। मान लेते हैं ये करंट कितना है, I। तो जॉर्ज साइमन ओम ने ये स्टडी किया कि यहाँ पर करंट में और वोल्टेज में रिलेशनशिप देखने को मिलती है। अगर हम वोल्टेज को डबल कर देते हैं तो करंट भी डबल हो जाता है, वोल्टेज को ट्रिपल कर देते हैं तो करंट भी ट्रिपल हो जाता है, बशर्ते हम टेम्परेचर को चेंज ना करें। मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर मैं किसी कंडक्टर से गुजरने वाले करंट में और उसके अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप देखना चाहूं, तो हम देखेंगे इनके बीच का रिलेशनशिप कैसा होता है, लीनियर होता है। वोल्टेज डबल किया करंट डबल, वोल्टेज ट्रिपल किया करंट ट्रिपल। ठीक है, तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशनशिप है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ठीक है, ये इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई। मैथमेटिकल इसको उन्होंने किस तरीके से लिखा, तो इसको दो तरीके से लिखा जा सकता था। क्या, ये जो करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज, जैसे हमने डेफिनेशन देखी, या फिर उल्टा भी लिख सकते हैं, भाई दोनों एक के डबल होने पे दूसरा डबल हो रहा है। करंट डबल मेरा करंट डबल हो गया, करंट डबल अपना आप थोड़ी हो जाएगा, जब वोल्टेज को डबल करोगे तभी तो करंट डबल होगा। तो इस रिलेशनशिप को आप ऐसे लिख सकते थे, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज या वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, और ओम्स लॉ ने इस तरीके से इस इक्वेशन को लिखा। क्यों लिखा पता नहीं, लेकिन उन्होंने इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखा। ठीक, V इक्वल टू, अगर आप प्रोपोर्शनल के साथ हटाओगे तो यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट है, ये तो पहले भी आप पढ़ते आ रहे हो, प्रोपोर्शनल के साथ हटाओगे एक कांस्टेंट, यहाँ पर इस कांस्टेंट को R से डिनोट किया जाता है। और जो R है, R होता है बच्चों रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये जो R है ये प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। ठीक है, हमारे पास एक रिलेशन आया V इक्वल टू I R, वेयर R इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। मतलब अगर मैं कंडक्टर को चेंज करता रहूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती जाएगी। किसी कंडक्टर के लिए R की वैल्यू ज्यादा हो सकती है, किसी कंडक्टर के लिए R की वैल्यू कम होती है। उसी तरीके से आपका सर्किट में करंट भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो अगर मैं करंट पे देखो, करंट और R में कुछ डिपेंडेंसी देखो, करंट की वैल्यू निकालूं यहाँ से, तो करंट कितना आएगा, V अपॉन R। आप देख सकते हो मेरे पास सेम वोल्टेज V है, मैं यहाँ पर अलग अलग कंडक्टर को यूज कर रहा हूँ। अगर मेरे कंडक्टर में पहले के मुकाबले अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊं, एक दूसरा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो सेम वोल्टेज पर अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, जिस कंडक्टर की में ये ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उस कंडक्टर में करंट क्या हो जाता है, सेम वोल्टेज पर घट जाता है, कम करंट होता है। मतलब जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम करंट आपको उस कंडक्टर के अंदर से मिलने वाला है, अगर आप सेम वोल्टेज अप्लाई करते हो, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो। ठीक है, तो मतलब रेजिस्टेंस कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो करंट के बहने का क्या करती है, विरोध करती है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस जब बढ़ जाता है तो करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट। तो रेजिस्टेंस की जब हम डेफिनेशन लिखते हैं तो रेजिस्टेंस को सीधा क्या लिखते हैं, इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर टू द करंट। करंट को जो ऑपोजिशन ऑफर्ड होता है, मतलब करंट के बहने का जो विरोध होता है किसी भी कंडक्टर के द्वारा, वो कहलाता है उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस। क्लियर है तक? तो R क्या हो गया बच्चों आपका रेजिस्टेंस। कई बार क्वेश्चन आते हैं, आपको कोई दो क्वांटिटी दी जाती है, तीसरी पूछी जाती है। जैसे आपको बोल दिया एक कंडक्टर है, उसके अक्रॉस हमने V वोल्टेज अप्लाई किया जिसमें I करंट बह रहा है, उसका रेजिस्टेंस बताओ। तो सिंपल R कितना हो जाएगा, V अपॉन I। इस तरीके से आप इसका रेजिस्टेंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है तक? इसी तरह से वोल्टेज दिया है, रेजिस्टेंस दिया है कंडक्टर का, आप क्या निकाल सकते हो, उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है तक?
पर I1 है, वोल्टेज निकाल सकते हो। V1 है तो पॉइंट क्या बन जाएगा, I1, V1। वोल्टेज करंट की रिलेशनशिप, मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन करंट, V1 अपॉन I। इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी भी ग्राफ में आप आसानी से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट आपको दिया हो, वोल्टेज करंट आपको पता है, उनका रेशियो आपको क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। ठीक है। अच्छा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, आपको दो ग्राफ दे देते हैं, दो ग्राफ दे देते हैं और आपसे पूछते हैं इन दोनों ग्राफ की, दो अलग अलग कंडक्टर के लिए वोल्टेज करंट में आपको ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है। इसको देखते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पर ये दो ग्राफ मुझको दिए हुए हैं, ठीक है, एक ही ऊपर दे दिया गया, एक ही नीचे, इस तरीके से लिखा है। दो कंडक्टर, ये कंडक्टर फर्स्ट, ये कंडक्टर सेकंड। इधर वोल्टेज भी किधर भी हो सकता है, y एक्सिस पर भी, x एक्सिस। इसलिए मैं दो एग्जांपल चुन रहा हूं। अगले क्वेश्चन में क्या होगा, 1 और 2, लेकिन वोल्टेज हमको x एक्सिस पे दिया है, करंट y एक्सिस पे। ये a पार्ट, ये b पार्ट है। ठीक है, इधर करंट है। अच्छा, इसमें a पार्ट में करा रहा हूं, ये जो b पार्ट है आपको खुद मुझे बताना है ना, ये मुझे करके बताना है कि जो इसमें b पार्ट है उसमें किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने वाला है। तो आप देखो कैसे करोगे, या तो किसी एक पॉइंट पर वोल्टेज फिक्स कर लो, या किसी एक पॉइंट पर करंट फिक्स कर लो, क्योंकि मेरे पास जो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है वो V अपॉन I है। तो मैंने ये करंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर दी है, ये मान लो कुछ भी हो सकती है, 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, इसको 1 यूनिट मान दिया। इस पॉइंट पर दूसरे ग्राफ के लिए अगर मैं वोल्टेज देखूं तो ये मिलेगा मुझको V1। तो ये पॉइंट क्या बना, करंट क्या है, 1 यूनिट, V1। 1 यूनिट करंट के लिए अगर मैं पहले वाले ग्राफ का वोल्टेज देखूं तो ये क्या मिला मुझको, V2। ये क्या मिला, करंट 1 यूनिट है, वोल्टेज V2 है। आप देख सकते हो रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। दोनों के लिए, पहले कंडक्टर के लिए, दूसरे कंडक्टर के करंट तो हमने सेम लिया, लेकिन वोल्टेज किसका ज्यादा है, V1 का वोल्टेज ज्यादा है। मतलब पहले कंडक्टर के लिए सेम करंट पर हमको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। तो ग्राफिकली आप याद रखना, जो ग्राफ जितना ज्यादा y एक्सिस की तरफ झुका हुआ होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि सेम करंट पर आपको वोल्टेज क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। कोई सेम करंट पर कम वोल्टेज है, सेम करंट पर पहले के लिए ज्यादा वोल्टेज है। इसे सेकंड केस में देखो, वोल्टेज की तरफ कौन झुका हुआ है। अगर मैं यहाँ पे करंट की, सेम करंट की बात करूं तो सेम करंट पर देखो 1 मटेरियल के लिए इतने ही वोल्टेज है, और सेम करंट पर सेकंड मटेरियल के लिए ज्यादा वोल्टेज है। सेम करंट पर जिस मटेरियल के ज्यादा वोल्टेज हमको मिल रहे हैं उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ पर 2 का जो रेजिस्टेंस है वो 1 से अधिक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 का 2 से अधिक है। तो जब भी आपको ग्राफ दिया हो, चाहे वोल्टेज y एक्सिस पे हो, चाहे वोल्टेज x एक्सिस पे है, जो रेखा वोल्टेज वाले एक्सिस की तरफ जितनी ज्यादा झुकी हुई होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ये 3 कंडक्टर है, 1 2 3, तो रेजिस्टेंस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ 2, उससे नीचे झुकी हुई रेजिस्टेंस ऑफ 3। इसी तरह से अगर वोल्टेज x एक्सिस पे आ जाता तो जो x एक्सिस की तरफ ज्यादा होती उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता। क्लियर है? देखिए, अब रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर मेरे पास 2 लोहे के तार हैं तो उनका रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे लोहे के तार का रेजिस्टेंस बराबर होगा। कोई हो सकता है एक तार की लंबाई ज्यादा हो सकता है एक तार की मोटाई ज्यादा हो। हमको चाहिए एक ऐसी क्वांटिटी जो किसी मटेरियल के लिए फिक्स हो। मतलब अगर मैं उस क्वांटिटी को कॉपर के लिए डिफाइन करूं तो कॉपर के लिए सेम होनी चाहिए। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जो कंडक्टर पर ना डिपेंड करके उस कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करे, ठीक है। और उस क्वांटिटी को आगे हम पढ़ेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी आगे पढ़ेंगे, इसके बाद रेजिस्टेंस की बात करेंगे। अच्छा, इसकी यूनिट रहेगी, यूनिट और देख लो। फॉर्मूला देखो क्या है हमारे पास, R = V अपॉन I। वोल्टेज वोल्ट में लिखते हैं, करंट को एम्पीयर में लिखते हैं। तो वोल्टेज अपॉन एम्पीयर, इसकी नई यूनिट क्या बोलते हैं, या तो वोल्टेज अपॉन एम्पीयर कर लो इसको, या ओम कर लो। ये इसकी ऐसे यूनिट होती है, वोल्टेज अपॉन एम्पीयर या ओम। ये जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर इसको थोड़ा स्टाइलिश वो बनाया उन्होंने। ये सिंबल होता है ओम का, यूनिट होती है OHM, ओम। क्लियर है? तक तो मेरे ख्याल से इसमें आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
आगे देखते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक रजिस्टिविटी। ध्यान से देखते हैं रजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक, तो पहले हम ये देखना चाहते हैं कि भाई ये जो रेजिस्टेंस होता है किसी कंडक्टर का, ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है, किन किन क्वांटिटीज पर रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ध्यान से देखो, अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, एक वायर मान लेते हैं, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, और इसका एरिया क्या है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका एरिया A है। तो ये देखा गया कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। मतलब आपके पास एक लोहे का तार आपने लिया, उसका कुछ रेजिस्टेंस है, अगर आप उससे डबल लेंथ का तार लोगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा। रेजिस्टेंस डबल मतलब सेम वोल्टेज पर करंट आधा हो जाएगा। अगर आप वायर की लेंथ को 3 गुना बढ़ाते हो, 3 गुना लंबा तार लाते हो, तो उसका रेजिस्टेंस 3 गुना हो जाएगा। मतलब जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ के होता है। ठीक, अगर हम रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी एरिया पर देखना चाहें तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। तार जितना मोटा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। अगर एरिया को डबल कर दोगे रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, एरिया को 3 गुना कर दोगे रेजिस्टेंस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखा गया कि अगर हम किसी कंडक्टर के लिए कि लेंथ को वेरी करें और एरिया को वेरी करें तो रेजिस्टेंस की कुछ इस तरीके से डिपेंडेंसी आती है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस L/A डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाओगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा R = ρ, ये सिंबल होता है ρ L/A, where ρ is the resistivity ऑफ मटेरियल। याद रखना ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है, मटेरियल की है। रेजिस्टिविटी आयरन की फिक्स होती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। टेम्परेचर ऑब्वियसली टेम्परेचर तो कांस्टेंट भी सारी स्टडी हम कर रहे हैं। स्टील की कुछ अपनी रेजिस्टिविटी होती है, कॉपर की कुछ अपनी रेजिस्टिविटी होती है। अगर आप किसी कंडक्टर की लेंथ को और एरिया को चेंज करते हो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, फिक्स होती है। तो रेजिस्टिविटी से हम एक तरीके से कंडक्टर की मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई मटेरियल कितना अच्छा कंडक्टर है, जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम उसका सेम लेंथ का सेम साइज का मैं मटेरियल चुनूंगा तो उसमें उतना ही ज्यादा क्या बहने वाला है, करंट बहने वाला है। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी यहां से अगर मैं फाइंड करूं ρ = A मल्टीप्लाई में आ जाएगा L डिवाइड में आ जाएगा, तो RA/L ये फॉर्मूला हो गया रेजिस्टिविटी का। अब ध्यान से देखो, अगर किसी कंडक्टर की लेंथ को मैं डबल कर दूं तो क्या रेजिस्टिविटी चेंज होगी, तो देखो रेजिस्टिविटी का क्या होगा, लेंथ को आपने डबल कर दिया 12, अगर लेंथ को डबल करोगे तो भाई रेजिस्टेंस भी तो डबल हो जाएगा। रेजिस्टेंस पहले कितना था R, अब कितना हो गया 2R, 2 से 2 खत्म, रेजिस्टिविटी RA/L, रेजिस्टिविटी 2 की होती है। इसी तरह से अगर एरिया को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, फिर से 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी मटेरियल की क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, बात करते हैं यूनिट की। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की SI यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की SI यूनिट मीटर, मीटर से मीटर खत्म करो ओम मीटर। ओम मीटर क्या होती है, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। ओम मीटर रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है। अब मैं बात करता हूं इसकी डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन यही से बनाएंगे, रेजिस्टिविटी = RA/L। अगर मैं किसी वायर के एरिया को 1 यूनिट कर दूं 1 मीटर स्क्वायर, अगर मैं उस वायर की लेंथ को 1 यूनिट कर दूं 1 मीटर का वायर तो रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, रेजिस्टिविटी = R, A की वैल्यू 1, लेंथ की भी 1, तो रेजिस्टिविटी किसकी होगी R और यूनिट क्या रहेगी ओम मीटर। तो अगर मैं न्यूमेरिकली बात करूं कि मेरे पास किसी मटेरियल का वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसका जो रेजिस्टेंस है न्यूमेरिकली वो उसकी रेजिस्टिविटी के क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब किसी भी मटेरियल का एक वायर लो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया लो, उस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो, उसमें से करंट पास करो, क्या निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। कैसे, R = V/I
और उसका रेजिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगा। फिर वायर का एरिया 1 यूनिट हो, लेंथ 1 यूनिट हो, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों की मैग्नीट्यूड, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। ऑब्वियसली यूनिट तो अलग अलग होने वाली है क्योंकि क्वांटिटीज अलग अलग है। जनरली जो रेजिस्टिविटी होती है, अगर मैं किसी कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर के केस में, कंडक्टर जैसे आपका स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, तो जितने भी आपके कंडक्टर होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी 10 की पावर -8 से लगभग 10 की पावर -6 ओम मीटर के बीच में वैरी करती है। इसमें कौन कौन आ जाता है आपके, जनरली सारे कंडक्टर्स आ जाते हैं, है ना, जिनके अंदर से आसानी से करंट फ्लो हो जाता है। और दूसरे आ जाते हैं आपके एलॉयज। अब एलॉयज देखिए बच्चों, एलॉयज क्या होते हैं, एलॉयज होते हैं अगर हम एक से अधिक कंडक्टर को मिलाकर एक मिक्सचर, एक नया मटेरियल तैयार करें, उसको एलॉय बोलते हैं। जैसे मैंने लिया निकल को मिला दिया, क्रोमियम को मिला दिया, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन गया, नाइक्रोम बन गया। तो नाइक्रोम क्या है, निकल, क्रोमियम, मैग्नीशियम, इन सबका क्या है, मिक्सचर है। ठीक इसी तरह से अलग अलग मटेरियल को मिलाकर एलॉयज बनाते जाते हैं। एलॉय की खासियत ये होती है, एलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है, जो रेजिस्टिविटी होती है जनरली जिन कंडक्टर से मिलकर एलॉय बनते हैं उन कंडक्टर से ज्यादा होती है, ज्यादा वो करंट का विरोध कर पाते हैं अपने मूल कंडक्टर के मुकाबले। दूसरा, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। तो जो हमारे हीटिंग एलिमेंट है, जैसे आयरन हो गया, इस्त्री हो गया ना, प्रेस, और आपका हीटर हो गया, हीटर का जो वायर हो गया, इन सबको हम एलॉय से बनाते हैं। क्योंकि एलॉय की खासियत क्या होती है कि जनरली ये पिघलते नहीं है जल्दी से, बहुत गर्म होने के बावजूद भी ये पिघलते नहीं है, इसलिए हम कंडक्टर को मिलाकर क्या बनाते हैं, एलॉय बनाते हैं। इनकी रेजिस्टिविटी 10 की पावर -6 ओम मीटर बहुत कम होती है। जितनी कम रेजिस्टिविटी, सेम वोल्टेज पर उतना ज्यादा उसका करंट बहने वाला है मटेरियल में। दूसरी बात करें इंसुलेटर्स, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी 10 की पावर 13 टू 10 की पावर 17 ओम मीटर की लगभग होती है। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल जिसमें आसानी से करंट पास नहीं होता, जैसे लकड़ी हो गया, वुड, पेपर हो गया, ठीक है, चीनी मिट्टी हो गया, जिसका कप होता है ना आपका, चीनी मिट्टी, तो ये सारे इंसुलेटर हैं, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब इनके अप्रोच जब आप बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब भी देखते करंट ना के बराबर बहता है। तो ये इंसुलेटर, जहां पर हमको कंडक्टर की जरूरत है वहां पर कंडक्टर का यूज करते हैं, कई जगह पर हम चाहते हैं करंट ना बहे, इंसुलेटर का वहां पर हम यूज करते हैं। जैसे आपने बिजली के खंभे देखे होंगे ना, लोहे के होते हैं बिजली के खंभे, उससे वायर जाता है, तो हम चाहते हैं वायर में तो करंट बहे लेकिन खंभे में ना आए, खंभे को कोई टच करेगा तो उसको करंट शॉक लग सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे, वहां पर आपने देखा होगा बड़े मोटे मोटे से इस तरीके, इस शेप में, ऐसे कुछ ये इंसुलेटर लगाते हैं और इन इंसुलेटर से वायर को कनेक्ट करते हैं और इंसुलेटर क्या होगा, आपके खंभे से कनेक्ट होगा, ठीक है। इंसुलेटर क्या करता है, करंट को इसके अंदर से पास नहीं होने देता और हम देखते हैं खंभे में करंट नहीं आता है। तो इनका ये यूज होता है, ठीक है। तो आज हमारे दो टॉपिक किए, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट चैप्टर आगे बढ़ते हैं।